आज 2024 नवंबर का महीना है और आज आप और मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं ना बच्चों, शायद ये टॉपिक के अंदर जो पॉइंट जब आएंगे ना तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे जब आप चीज़ों के बारे में जानोगे। आज अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ कंडीशंस अगर मैं आपको दूं कि क्या आपने कभी सुना कि आप कोई मंदिर जा रहे हो और आपको मंदिर जाने से रोक दिया जाए? नहीं ना, एग्जैक्टली। दूसरी कंडीशन, क्या आपने कभी देखा कि आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई लड़कियां हैं तो अगर वो स्कूल जाना चाहती हैं तो उनको स्कूल जाने से मना किया जाए? नहीं ना, बिल्कुल। इसके अलावा ऐसी और भी बहुत सारी सोसाइटी के अंदर, आई कैन से दैट सोसाइटी सोशल एविल हम कह सकते हैं उनको, ठीक है, जो समाज के लिए एक बुरी चीज है, उस तरह की चीजें कभी हमारे देश में हुआ करती थी। सो वेलकम बैक अगेन, माय नेम इज कुमार शानू एंड यू आर वाचिंग बडिंग चैम्प्स क्लास 6 to 8। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स फ्रॉम क्लास 8। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है, तो इसीलिए जब मैं कहता हूं क्लास की शुरुआत में, अगर मैं स्टार्टिंग में आपको कहता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसकी बहुत ज्यादा है, तो मतलब है कि मैं उस क्लास का एक मूड सेट कर रहा हूं, आपका मूड सेट कर रहा हूं। आप सभी क्लास 8 में, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे क्लास 6, क्लास 9 के भी हों, बट अब आप उस एज में पहुंच चुके हो जहां पे आपको ना ये भी समझना जरूरी है कि समाज में कभी एक टाइम पे इस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते थे, फिर वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने उस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए, जिस वजह से जो सोसाइटी है वो आज वैसी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, आप सब ने सुना होगा कभी ना कभी ये वर्ड, ठीक है, जो कभी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट किया करती थी। नाउ इमेजिन कि अगर मैं आपको बताऊं कि जिनको नहीं पता सती प्रथा क्या होती है, कि अगर कोई हस्बैंड, उनकी डेथ हो जाती है तो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से उनका दाह संस्कार किया जाता है, अग्नि में उन्हें प्रवाहित किया जाता है। लेकिन सती प्रथा में अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो हस्बैंड के साथ साथ जो उनकी वाइफ है उनको भी उनके साथ उस अग्नि में प्रवाहित कर दिया जाता है। नाउ इमेजिन द सिचुएशंस, द ग्रेविटास ऑफ द सिचुएशंस, कि कितना दर्दनाक और कितना खौफनाक है। लेकिन ये चीजें आज के दिन एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, बट उस समय क्योंकि लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लोग इतने ज्यादा वेल एडुकेटेड नहीं थे, तो इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, लोग इन चीजों को कहते हैं ना, अंधभक्ति जिसको हम कहते हैं, अंधविश्वास जिसको हम कहते हैं, उनका यह मानना था कि अगर कोई वुमेन इस तरीके से अपने हस्बैंड के साथ लास्ट कंडीशंस में साथ होंगी तो सी बिकेम द गॉडेस, ठीक है। अब बात यह आती है कि अगर ये चीज आज भी एग्जिस्ट करती तो जस्ट इमेजिन जो सोसाइटी हमें आज देखने को मिल रही है, जहां पे बात हम फेमिनिज्म की करते हैं, जहां पे बात हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की करते हैं, वो नहीं होता। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम थे कास्ट को लेके, वुमेन्स को लेके, और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम के लिए काम किया और क्या काम किया, ठीक है। ये चैप्टर मैंने कहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टू द पॉइंट इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके एक तो, ठीक है। यहां पे इस चैप्टर के अंदर लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को बहुत ही ब्रीफ तरीके से समराइज किया है। नहीं यार, आराम से इसको समझना, ठीक है, और बिल्कुल टू द पॉइंटर चीजें हैं आपके साथ चलती हुई चलेंगी। चलो एक बार जरा देखते हैं 200 साल पहले का भारत किस तरीके का दिखा करता था। आपको 3 चीजें दिख रही होंगी स्क्रीन पे, पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रथा। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का बेसिकली मतलब होता है कि व्हेन अ मैन मैरी मोर देन वन वुमेन, उसको हम कहते हैं पॉलीगेमी, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं हम चाइल्ड मैरिज। आप इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए, इस फोटो में ये जो महानुभाव है इनकी एज देखिए और ये जो बच्ची है इनकी एज देखिए, तो आपको दिखेगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है। बहुत छोटी सी उम्र में
बहुत हेलो छोटी सी उम्र एवरीवन, में, हाउ आर जब यू बच्चों बेटा? की आई एज होप कि आप सब बहुत एडोलेंसेस वाली अच्छे एज हो। भी क्रॉस नहीं कर रही है, उससे पहले बच्चों की शादी करा दी जाती थी। ठीक है, और शादी माँ बाप मजबूरी में करते थे, क्योंकि पहले से आज भी ये प्रॉब्लम तो आज भी सोसाइटी में है कि एवरीवन थिंक कि जब उनका बेबी हो तो वो लड़का हो लड़की ना हो। क्यों? क्योंकि लड़कियों को पता नहीं आज भी हमारे समाज में क्यों उस तरीके से देखा जाता है कि दे आर लाइक अ बर्डन। तो उस समय तो जब मैं बात कर रहा हूं 200 साल पहले, तो ये स्थिति तो और ज्यादा बुरी थी। ठीक है, और उस बर्डन, जब वो बर्डन समझते थे ना, तो उनका ये होता था कि बस किसी तरीके से इसको विदा कर दिया जाए, शादी कर दी जाए। तो बहुत छोटी सी उम्र में लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, और इससे आती थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो बच्ची जिसको ना तो नॉलेज है मैरिज की, ना उसको पता है इन चीजों के बारे में, अभी उसकी एज है खेलने कूदने की, ना उसने पढ़ाई लिखाई करी है। ठीक है, उसकी बॉडी कैपेबल नहीं है टू बीइंग अ मदर, कि वो कैरी कर सके एक बच्चे को, और उस वजह से काफी सारे डेथ भी हुआ करते थे। बट बात यह है, कौन सुने और कौन समझाए। द लास्ट सती प्रथा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पिक्चर देख सकते हो ये कि आग के बीच में किस तरीके से एक लेडी बैठी हुई है ना। अब सोचिए जरा, आप इमेजिन करो कि 200 साल पहले हमारा भारत कुछ इस तरीके का दिख रहा है, कितना टफ रहा होगा वुमेन के लिए। आप देखो जरा, इस प्रॉब्लम में मेन आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किसके साथ है? वुमेन के साथ है। पॉलीगेमी में प्रॉब्लम क्या है कि एक मैन जो है वो जितनी मर्जी उतनी वुमेन के साथ शादी कर रहा है। आप बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है भैया? प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है कि दैट मैन इज नॉट कैपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल द वुमेन देयर। ठीक है, और वो सिर्फ क्योंकि अगर वो कैपेबल इनफ है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, तो जस्ट फॉर द शेक ऑफ लग्जरी आप कह सकते हो, प्लेजर आप कह सकते हो, ही इज मैरिंग मोर देन वन वुमेन, विच इज नॉट गुड। सिर्फ शादी करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, शादी करने के बाद आप उनका ख्याल कैसे रखते हो, आप उनकी टेक केयर कैसे करते हो, उनकी रिस्पेक्ट कितनी करते हो आप। ठीक है, दैट ऑल मैटर्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं बात जिस समय के भारत की कर रहा हूं, उस समय हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं रही जो वुमेन को इक्वली ट्रीट करे या वुमेन को एजुकेशन के ऊपर काम करे। लेकिन समय के साथ चीजें बदलेंगी। ठीक है, अब जरा आगे चलेंगे, उससे पहले हम जरा देखेंगे एक बार हमारी सोसाइटी में जो हमारा वर्ण सिस्टम है, बेसिकली इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। जरा इस वर्ण सिस्टम को समझेंगे। देखो एक्चुअली में क्या था, समाज में ना डिवीजन किया हुआ था कास्ट के बेसिस पे। पिरामिड में आपको दिख रहा होगा सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे है ये ब्राह्मण। ठीक है, सबसे टॉप पे ब्राह्मण है जो कि लीड कर रहे हैं सोसाइटी में। अपर कास्ट है, ब्राह्मण कौन है? जो आपके पुजारी हो गए, पंडित हो गए, स्कॉलर्स यानी जो विद्वांस हो गए, है ना। फिर आपके आएंगे क्षत्रिय, ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय बेसिकली आपका राजा होगा, वॉरियर होगा, वो क्षत्रिय होगा। तो सबसे ज्यादा टॉप पे ब्राह्मण, उनके नीचे आपको क्षत्रिय देखने को मिलेंगे। फिर क्षत्रिय के नीचे देखने को मिलेंगे आपको वैश्य। वैश्य कौन है? ट्रेडर्स। ठीक है, मनी लैंडर्स। ओके, इनकी रैंकिंग होगी बिलो द क्षत्रिय। ठीक है, फिर वैश्य के नीचे अगर हम आएंगे तो हमें देखने को मिलेंगे शूद्र। कहीं उसको शूद्र भी बोलते हैं, कहीं उसको शूद्र भी बोलते हैं। अब ये शूद्र कौन है? ये शूद्र हैं आपको पीसेंट्स, आर्टिशियंस, यानी कि वो लोग जैसे कि आपके पोर्टर्स हो गए जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, वीवर्स हो गए जो बुनकर वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, पीजेंट्स हो गए जो मजदूर क्लास है वो हो गए, ये हो गए शूद्र। ये है थर्ड रैंकिंग में। उससे भी नीचे एक और कैटेगरी है, दैट इज अनटचेबल्स। ये वो लोग हैं जो कि साफ सफाई का काम कर रहे हैं, लेबर्स हैं, क्लीनर्स हैं। और अनटचेबल यानी अछूत कहा जाता है इनको। अछूत का मतलब समझ रहे हो आप सोचो जरा, मैं सही बता रहा हूं कि मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूं ना, शायद आप में से जो बच्चे, शायद अगर कोई मुझे अगर किसी इंडिया के किसी एक रिमोट विलेज से देख रहा होगा, तो शायद वो ये चीज कहीं ना कहीं उसने देखी होगी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आज हमारी कंट्री से जा चुकी हैं। आज भी हमारे कंट्री के किसी ना किसी कोने में, रिमोट एरिया में जहां पे एजुकेशन इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं किसी स्टेट का नाम लूंगा तो शायद लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है बच्चे। और आप सुन के सरप्राइज हो गए किस तरह से, खासकर ये जो अनटचेबल की बात कर रहा हूं ना, अछूत जिनको कहा जाता था, इनके साथ तो इस तरह का व्यवहार किया जाता था लाइक कि गांव में अगर कोई एक कुआं है तो उस कुएं का पानी ये नहीं यूज कर सकते, और अगर इन्होंने यूज कर लिया कुएं का पानी तो फिर उस कुएं को कोई और यूज नहीं करेगा। टेंपल्स में इनकी एंट्री नहीं है।
अगर कोई साहूकार और लैंडलॉर्ड है, अगर ये उनके घर पे जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो भैया ये उनके समान नहीं बैठ सकते, ये नीचे बैठेंगे, साहूकार ऊपर बैठेंगे। सोचो, आप मूवी में देखोगे, मूवी में दिखाता है ये, आज मूवी सब में आपको देखोगे तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ये सब चीजें, और ये आज भी एग्जिस्ट कर रही है। सारी की सारी नहीं, बट कुछ पॉइंट। खैर, लेकिन जितना उस समय था उतना तो ये नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम्स की बात तो हमने करी, अब बात करते हैं हम चेंजेस की, ठीक है। प्रॉब्लम्स हमने देखी बहुत सारी, अब लेकिन बात आती है चेंजेस। सुधार कैसे आया? आपके दिमाग में आएगा ना, भैया ठीक है इतनी प्रॉब्लम थी, तो एक दिन में तो चेंजेस नहीं आया, चेंजेस को टाइम लगता है, किसी भी परिवर्तन को करने में समय लगता है। अब वो चेंजेस हुआ जब आपको न्यू कम्युनिकेशंस शुरू हुए। न्यू कम्युनिकेशन का मतलब क्या? प्रिंटिंग आई, किताबें प्रिंट होने लगी, न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगे, मैगजीन्स प्रिंट होने लगी, पैम्पलेट्स प्रिंट होने लगे। तो जितने स्कॉलर्स लोग थे, जितने विद्वान लोग थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो इस तरह के सोशल सर्विस वाली चीजें थी, इन सब चीजों के बारे में लिखना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया, पढ़ना लोगों ने शुरू किया। तो लोग जब पढ़े तब लोगों को पता चला कि एक्चुअली में क्या क्या प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। फिर लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया तो फिर लोगों ने आपस में डिस्कशन करना शुरू किया, है ना, ग्रुप, मतलब कि लोग मिलने लगे, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन ऑल्सो, है ना, और मिलके वो डिस्कशंस करने लगे कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है। फिर इसी में नाम आता है एक पर्सनैलिटी का, जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राजा राम मोहन रॉय। उनका जन्म हुआ था 1772 में और डेथ हुई थी 1833 में। मैंने कहा बेटा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो ये नाम है, ये नाम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका राजा राम मोहन राय, ओके। इन्होंने बनाया ब्रह्म समाज। क्या बनाया? ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना करी। पहले इसको ब्रह्मो सभा कहते थे, बाद में चल के ये ब्रह्म समाज बना कैलकाटा के अंदर, ठीक है। ये समाज बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए वर्क करता था। अब जैसे कि इन्होंने मैं बताऊं आपको क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स किए, तो बेसिकली इन्होंने बात करी आपको जैसे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, समझिएगा, उस पर जोर दिया। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब विदेश का जो एजुकेशन है। हमारे कंट्री में जो एजुकेशन पॉलिसी थी, मतलब एजुकेशन चलवा, तो पहले गुरुकुल वाला सिस्टम चलता था। अब गुरुकुल वाले में भी क्या था कि सिर्फ जो लड़के थे उनको प्रेफरेंस दिया जाता था पढ़ने के लिए, लड़कियों को नहीं। लड़के जाते थे गुरुओं के आश्रम में रहते थे, जो कि नो डाउट अ वेरी गुड वे ऑफ टीचिंग है, ठीक है, जहां पे लोगों को शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। यानी कि शास्त्र बेसिकली आपको बुक्स हो गई, जहां पे उनको रिलीजियस बुक का ज्ञान दिया जाएगा, और शस्त्र आपका हथियार चलाने वाला। तो शुरुआत से ये चलती थी, लेकिन तब तक टाइम बहुत चेंज हो गया था। वेस्टर्न कंट्री में वेस्टर्न एजुकेशन आ गई थी। वेस्टर्न एजुकेशन वही है जो आज आप पढ़ रहे हो, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बहुत सारी चीजें है ना। आज के दिन आप देखोगे तो बहुत सारा ही आपको देखने को मिलेगा। तो उस पर जोर दिया गया कि भैया जरूरी है कि आप वेस्टर्न एजुकेशन को लेके आइए, इंप्लीमेंट कीजिए। साथ ही साथ वुमेन राइट्स के ऊपर भी काम किया गया, ताकि जो वुमेन्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। देन आता है कि और क्या चेंजेस हुए? चेंजेस हुए लाइफ ऑफ विडोज। विडोज का मतलब होता है विधवा, हिंदी में कहें। विधवा किनको कहते हैं? कि वो लेडी जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड सी बिकम विडोज। अब आप बोलोगे कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। आज जो आप विडोज की कंडीशन देखते हो सोसाइटी में, ठीक है, नो डाउट कभी भी किसी की लाइफ में अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले जाए, और अगर बहुत अर्ली एज पे जाए, तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। क्यों पेनफुल होता है? क्योंकि नो डाउट आप किसी पे डिपेंडेंट थे, आपकी एक हंसी खुशी लाइफ चल रही थी, आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, नाउ यू आर डिपेंडेंट टू समवन एल्स फॉर योर टेक केयर। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके टेक केयर की बात है। इतनी प्रॉब्लम तो आपने जरूर देखी होगी, क्योंकि ये दिखता है आपको, है ना, किस तरीके से जो वो लेडी है वो, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, वो खुश नहीं रहेंगी उतना जितना वो होती। टाइम लगता है जब लोग छोड़ के जाते हैं तो, लेकिन उस समय ना इससे बुरी कंडीशन है। अब जो मैं बताऊंगा वो बताना कि क्या वो आपको आज देखने को मिलता है। जैसे कि अगर विडो है तो वो एक तो कोई कलरफुल साड़ी नहीं पहनेंगी, पहली बात, ओके। शी विल वियर अ वेरी प्लेन ड्रेस लाइक व्हाइट साड़ी। आप देखोगे जरा, अगर पुरानी मूवीज अगर आप देखोगे, पुरानी मूवीज की बात कर रहा हूं जहां पे पुराना टाइम पीरियड दिखाया गया, उसमें आपको देखोगे विडो को वैसे ही पोर्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। ज्वेलरी नहीं पहनेंगी, ठीक है, ना साज श्रृंगार, कुछ नहीं। ये तो यहां तक तो ठीक है। इसके अलावा इवन जो विडो है उनको घर घर के
फेस्टिवल फंक्शन में एंट्री नहीं होगी, यानी कोई भी शुभ काम में उनको नहीं रखा जाएगा। उनको माना जाएगा कि अगर ये रहेंगी तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरी नजर पड़ेगी। यानी आप समझ रहे हो, इससे भी बुरा बताऊं मैं आपको तो कई जगह पे विडो को तो इस तरीके से ट्रीट किया था अनटचेबल की तरह कि उनको एक कोठरी दे दिया, वो पूरी जिंदगी उसी कोठरी में बिता रही है, बस उनको खाना दे दिया जा रहा है। अनटचेबल वाला बिहेवियर उनके साथ हो रहा है। आप सोचो जरा, ये हमें आज देखने को नहीं मिलता। अगर आज खुदा न खास्ता किसी लेडी के साथ इस तरह की स्थिति होती है तो अब हम इतना ज्यादा वुमेन इक्वलिटी और फेमिनिस्ट मूवमेंट के कारण हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि दैट लेडी कैन टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड इजिली। ठीक है, सी कैन ऑल्सो लिव हर लाइफ हैप्पीली आफ्टर हर हस्बैंड इफ ही इज नॉट देयर, बट पहले ऐसा नहीं था। तो इसीलिए बहुत जरूरी था कि विडोज के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अच्छा विडोज के साथ दो दिक्कत, एक तो ये कि विडो रीमैरिज नहीं थी, पहली बात की विधवा को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं है। उससे पहले प्रॉब्लम सती प्रथा की थी, मैंने पहले बताया कि हिंदुइज्म के अंदर तो पहले प्रॉब्लम सती प्रथा की थी कि अगर विडो होगी तो उसको सती बनना पड़ेगा, जो मैंने बता दिया, यानी हस्बैंड के साथ साथ आपका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो राजा राम मोहन ने इसके खिलाफ कैंपेन शुरू किया, सती प्रथा के खिलाफ, इसके खिलाफ चीजें लिखी और नो डाउट उनको ब्रिटिशर्स से सपोर्ट मिला। यहां पे मैं बार बार इस चैप्टर को जब पढ़ाता हूं ना मैं, तो मैं एक बात बहुत बार बार पे जोर देता हूं कि आपने अभी तक जितना इतिहास पढ़ा होगा वहां पे आपने ब्रिटिशर्स के बारे में नो डाउट बुरा ही पढ़ा कि उन्होंने हम पे रूल किया, 400 ईयर्स तक, 200 साल तक रूल कर रहे हैं, रूल करके हमें सोने जैसी चिड़िया जो हमारा देश है उससे बहुत सारे सामान लूट के चले गए, बहुत सारे हम पे रूल्स रेगुलेशंस लगाए, तो ये सारी चीजें। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बुरा काम किया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हमारे कंट्री को, हमारी कंट्री की सोसाइटी को जो आप आज देख रहे हो ना, उसको रिफॉर्म करने में ब्रिटिशर्स की भी मदद है, वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा उनका हाथ है हमारे कंट्री को इस कंडीशन तक पहुंचाने का जहां पे आज हम थोड़ा फ्रीली, थोड़ा मैच्योर्ड होके, ओपन माइंडेड होके चीजों को देख पा रहे हैं। जैसे कि मैंने यही बताया कि राजा राम मोहन राय जब सती प्रथा को लेके कैंपेन वगैरह कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया कि नहीं हाँ ठीक है, ये सोशल एविल है, इसको यहां से निकाला जाए। ठीक है, तो फिर ऑफिशियली क्या हुआ, सती प्रथा को बैन किया गया 1829 में, पूछा जाता है आपका। और अब बात यह थी कि मैंने बताया कि सती प्रथा आई कहां से थी, सती प्रथा आई कहां से थी, रिलीजियस टेक्स्ट बुक से। तो लोग क्या करते थे, रिलीजियस टेक्स्ट बुक का हवाला देके, यानी बहाना देके कि भैया हमारे रिलीजन में ये चीजें लिखी हुई है इसीलिए इसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, तो वहीं पे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने ही एंशिएंट टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल किया और लोगों को एक्चुअली में समझाया कि पहले जाके थोड़ा अपनी एंशिएंट टेक्स्ट बुक पढ़िए। जिस चीज का इस्तेमाल करके आप जो ये मानने लगे हो कि आपके कल्चर की चीजें हैं, बट जाके जस्ट रीड देम आउट, अच्छे तरीके से आप पढ़ो कि ये कितना हार्मफुल है, ये जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो। ऐसा कहीं रिलीजन टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, जो कि एक्चुअली में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो लोग उसको गलत तरीके से पोर्ट्रेट करते। फिर हमारा नाम आता है राजा राम मोहन राय के अलावा ईश्वरचंद विद्यासागर जी का, जिन्होंने विडो रीमैरिज के ऊपर काम किया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो विडो है उनको दोबारा शादी करने का भी अधिकार है, और 1856 में फिर उसको अलाउ किया गया। ठीक है, विडो रीमैरिज मूवमेंट चला जैसे आपका, ये पूरे इंडिया में आपका लेट 19th सेंचुरी में स्प्रेड आउट हुआ। फिर नाम आता है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी और विडो रीमैरिज पे काम किया। अब देखो, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ठीक है, किसके लिए काम किया, सती प्रथा के लिए। ईश्वरचंद विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती जी दोनों ने काम किसके लिए किया, विडो रीमैरिज के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आपको कौन से समाज की स्थापना करी, आर्य समाज की। तो ये सब सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन से समाज की स्थापना किसने की है और कौन से रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने काम किया। अब बात करते हैं गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल, यानी कि गर्ल्स की एजुकेशन के लिए भी काम होगा, है ना। तो मैंने कहा देखो, पहले सती प्रथा के लिए काम हुआ, विडो रीमैरिज के लिए काम हुआ। फिर थोड़ा समय और आगे बढ़ा तो रिफॉर्मर्स को जो ये लगा कि भैया अगर लड़कियों को अच्छे तरीके से एजुकेशन ही दे दी जाए, नो डाउट जो कि जरूरी है, तो उनकी कंडीशन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। ठीक है, कहीं पे भी, वो उस समय भी था और आज भी है, इसलिए कहता हूं अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अब बात ये थी कि इसका अपोजिशन क्या था, मतलब कि लोग क्यों नहीं चाहते थे कि लड़कियां स्कूल पढ़े। उनका यह मानना था सोसाइटी में कि लोगों का कि जो वुमेन है ना, उनका काम है सिर्फ घर की देखभाल करना। घर की देखभाल करना मतलब कि
खाना वाना बनाना, घर की साफ सफाई देखना, लोगों की टेक केयर करना। और अगर लड़कियां एजुकेशन लेने जाएंगी स्कूल, तो फिर वो जो चीज है वो सोसाइटी को डैमेज करेगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे कुछ फादर जो लिबरल्स थे, यानी पढ़े लिखे फादर थे, कुछ हस्बैंड पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्या किया, फादर ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजा या सेल्फ टॉट, खुद ही पढ़ाया कि नहीं, जिनको पता है, जिनको समझ आ गई थी खुद पढ़ के कि नहीं पढ़ना कितना जरूरी है, तो उन्होंने अपनी बेटियों को खुद पढ़ाया। जो हस्बैंड थे उनको समझ में आया कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, तो अगर उनकी वाइफ ने नहीं पढ़ाई करी है अर्ली एज में, तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी सेल्फ टॉट किया। तो इस तरीके से सोसाइटी में स्टार्टिंग चेंजेस ऐसे ही हुए, सीधा स्कूल नहीं गई। पहले जो लोग खुद पढ़े लिखे थे उन्होंने खुद से पढ़ाना लिखाना शुरू किया। ठीक है, फिर लेकिन लोग अब स्कूल जाने में प्रॉब्लम क्या थी कि भैया सोसाइटी नॉर्म्स, पब्लिक नॉर्म्स ये है कि भैया जो लड़कियां हैं उनको रिस्ट्रिक्शंस है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगी, ट्रैवल नहीं करेंगी, अकेले ट्रैवल करना उनको अलाउ नहीं होगा। लेकिन फिर भी एफर्ट्स जो अब इसमें है क्या है, देखो जरा, जैसे जो मैंने बताया आपको आर्य समाज के बारे में, कमेंट करके बताना हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। उन्होंने गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश किया पंजाब के अंदर। ज्योतिबा फुले का नाम आता है जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश किया। मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर भी काम किया। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मुस्लिम एजुकेशन में क्या था बेसिकली, घर पे ही फीमेल टीचर आ जाया करती थी और वो वुमेन को अपने हाउस होल्ड चीजों के बारे में बताया करती थी। हाउस होल्ड लर्निंग कह सकते हो, आपकी घर के अंदर ही आपको टीचिंग दे दी गई। ठीक है, अच्छा, अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो सबसे पहला जो उर्दू लिटरेचर है, उर्दू नॉवेल है, वो आपका लेट 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ। यानी कि देखो एक चीज बताता हूं मैं, जब गर्ल्स एजुकेशन की बात करता हूं ना, तो गर्ल्स एजुकेशन सिर्फ, मैंने कहा कि सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स थी उनके लिए भी काम हुआ। दोनों जगह प्रॉब्लम थी, आपको सही बताऊं, दोनों जगह प्रॉब्लम थी। ओके, तो इसीलिए हर कैटेगरी से, यानी हिंदू में भी मुस्लिम्स में भी, ठीक है, हर कैटेगरी से जो लोग थे उन्होंने अपनी कैटेगरी की वुमेन के लिए काम किया। अब इतना ही नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर कुछ वुमेन पढ़ेंगी तो फिर वो आगे चल के बाकी वुमेन के लिए भी काम करेंगी। तो वुमेन राइट अबाउट वुमेन, देखो एक लाइन आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि एक लेडी का दर्द एक दूसरी लेडी समझ सकती है। सुनी होगी, हिंदी में अगर लाइन है तो एक औरत का दर्द एक दूसरी औरत समझती है। यू मस्ट हैव सम हर्ड दिस लाइन समवेयर, दिस इज वेरी ट्रू। तो जो वुमेन है, जब वुमेन एडुकेट हुई ना बहुत सारी, तो उनको दिखा कि एक सोसाइटी में प्रॉब्लम तो है, बट इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें भी स्टेप लेना होगा। तो वुमेन ने बाकी वुमेन्स की कंडीशंस के ऊपर लिखना शुरू किया। अब इसमें नाम आएगा बहुत सारी वुमेन का, जैसे कि नाम आएगा बेगम ऑफ भोपाल का नाम आएगा, जिन्होंने वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी और उन्होंने अलीगढ़ में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल स्टैब्लिश किया। ठीक है, फिर जैसे नाम आएगा आपका बेगम रुकैया सखावत हुसैन का, जिन्होंने मुस्लिम्स गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल स्टैब्लिश किया। ठीक है, देन फिर आपका बाय द 1880s इवन इंडियन वुमेन ट्रेंड एज अ डॉक्टर एंड टीचर इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी आपका शुरू हो जाएगा। पंडिता रामाबाई का नाम आता है, जिन्होंने जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन है, समझिएगा ज्यादा, अपर कास्ट हिंदू वुमेन यानी हायरार्की देखी थी, याद है, ब्राह्मण समाज की बात कर रही है ये, वो ब्राह्मण समाज में जो वुमेन है जो कि अपर कास्ट से बिलोंग कर रही है, बट उनके साथ भी प्रॉब्लम है, उनके साथ भी हार्डशिप है, उसके ऊपर लिखा किसने, पंडिता रामाबाई ने। ठीक है, अब क्या चैलेंजेस थे वो मैं बताता हूं। चैलेंजेस ये थे अपर कास्ट में, बेसिकली ब्राह्मण समाज में, कि नो डाउट सोसाइटी में वो कास्टिज्म, कास्ट के हिसाब से तो टॉप लेवल पे है, लेकिन विद इन द ब्राह्मण समाज जो वुमेन्स थी उनके ऊपर ये था कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर उन पे आएगा तो वो कल्चर और चीजों को खराब करेंगे। ठीक है, तो जितने भी हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपोज किया कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन वुमेन, fearing it would harm culture and families values। ठीक है, कल्चर एंड फैमिली वैल्यू। अब नो डाउट ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, कि आज भी लोगों का ये मानना है कि नो डाउट अब तो हम इतने ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हो गए। ठीक है, बहुत सारे, लड़की के कपड़े पहनने से लेके लड़की के चॉइस ऑफ लिविंग, ट्रैवलिंग, है ना, बहुत सारी चीजों को लेके क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, बट थिंग इज दैट कि समय हमेशा एक साथ नहीं रहता, समय चेंज होता है, और जब समय चेंज होता है, चीजें बदलती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को अपनी थिंकिंग भी बदलनी चाहिए। आप
मतलब कि सेम तरीके से आप हर बार नहीं रह सकते ना, आपको हमेशा सोच बदलनी होगी। खैर, अभी हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे वेदर इज राइट और रॉन्ग, बट उस समय के जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उनका ये मानना था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई और जो वुमेन्स थी उन्होंने किताबें लिखनी शुरू करी। बाय द लेट 19th सेंचुरी वुमेन रोट बुक्स, एडिटेड मैगजीन्स, फाउंडेड स्कूल्स एंड फॉर्म्ड एसोसिएशन। यानी बहुत सारे वुमेन्स की बेटर करने के लिए ग्रुप बनाए गए, एसोसिएशन बनाए गए, किताबें लिखी जाने लगी, ठीक है। देन फिर आपका अब बात ये थी कि देखो और लोगों को ये लगा, जो वुमेन्स थे उनको ये लगा कि अगर वुमेन की कंडीशन अच्छी करनी है तो उनका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिशियन एक्टिविज्म भी जो थे वुमेन को, मतलब वुमेन पुश फॉर द वोटिंग राइट्स, बेटर हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन रिफॉर्म्स, कि भैया वुमेन्स को भी बेटर हेल्थ कंडीशंस दी जाए, उनको भी वोटिंग राइट दिया जाए। तो अब जिस तरीके से हमने अभी तक वुमेन्स की कंडीशंस के बारे में पढ़ा, उनकी सिचुएशंस के बारे में पढ़ा, किस तरीके से लोगों ने वुमेन की कंडीशंस को बेटर करने के लिए काम किया, अब हम समझेंगे सोसाइटी में होने वाले कास्ट रिफॉर्म्स, ठीक है। क्योंकि चैप्टर का नाम वुमेन कास्ट रिफॉर्म्स है, दैट मेक्स वेरी क्लियर कि वुमेन की कंडीशन के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कास्ट में, कुछ ना कुछ नहीं, एक्चुअली में बहुत सारी प्रॉब्लम। एक एक करके जरा उस प्रॉब्लम्स को समझते हैं और देखते हैं कि कौन से लोगों ने कास्ट के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ना बहुत सारे, आपको देखो बताता हूँ बेसिकली प्रॉब्लम क्या था, मैं इसको बहुत समराइज करूँ। कास्ट में प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने वो हायरार्की आपको बताई थी स्टार्टिंग में, याद है? एक बार फिर से देख, इस हायरार्की को जरा ध्यान से देखो, आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्राह्मण समाज है वो आपको टॉप में है, देन फिर आपका क्षत्रिय वैश्य और सबसे नीचे आते हैं आपके शूद्र। अब जो ये ब्राह्मण समाज है ना, लोगों को प्रॉब्लम एक्चुअली में इनके साथ, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज कह रहा है कि सोसाइटी में कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन होना जरूरी है। बेस क्या है इनके कहने का? बेस है बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। इसीलिए जितने भी लोग थे उनका ये कहना था, देखिए आप चलोगे अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स के बारे में, उनका ये कहना था कि जो ब्राह्मण्स हैं ये एक्चुअली में इंडियंस है ही नहीं, ये आर्यंस हैं जो बाहर से आए हैं और आके यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द रीजन। और इस वजह से ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण, सॉरी ब्राह्मण्स के अगेंस्ट आपको नॉन ब्राह्मण मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो जरा कि इसमें इन लोगों का क्या क्या रोल है। जैसे कि एक तो आपका प्रार्थना समाज, वो सिंपल है, तो ये तो ठीक था, प्रार्थना समाज है, ये स्टैब्लिश किया गया। बेसिकली प्रार्थना का मतलब आप समझते ही हो। इन्होंने कहा प्रार्थना समाज का मतलब ये था, इनका मोटिव ये था कि जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं उनके अंदर आप ये स्पिरिचुअल्स को स्प्रेड आउट करेंगे और स्पिरिचुअल्स के बेस पे ये लोगों के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करें। तो प्रार्थना समाज इसलिए स्टैब्लिश किया गया और ये फॉलो कर रहा था अपना भक्ति ट्रेडिशंस को और ये प्रमोट कर रहा था स्पिरिचुअल इक्वलिटी, ठीक है। फिर जैसे कि आपका परमहंस मंडली है, which was founded in Bombay 1840 और this was working for the abolition of caste distinction, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आपको क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे जिन्होंने ट्राइबल्स ग्रुप के लिए, आदिवासी ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए आपको अलग अलग जगह पे स्कूल स्टैब्लिश किया। इतना ही नहीं, फिर जो लोग थे, क्योंकि गांव में लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं, गांव में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मैंने कहा तब भी एग्जिस्ट करता था और आज भी एग्जिस्ट कर। जो बच्चे मुझे गांव से देख रहे हैं ना, से इंडिया के रिमोट विलेज से, आप कमेंट करके बताना कि आपने ये देखा है कि नहीं देखा कि गांव में जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता। तो इसलिए जो गांव में रहने वाले लोग थे वो क्या करने लगे, क्योंकि एक तो गांव में उनकी इज्जत नहीं, लोग उनको सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो भैया वो गांव छोड़ के माइग्रेट करने लगे अपने शहरों की तरफ, ठीक है। इसलिए आप कोई भी बड़ी सिटी से दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई वगैरह की बात करो ना, मैं तो आपको देखने को मिलेगा जो लोग शहर थे कि बहुत से लोग हैं जो एक्चुअली में उस शहर से नहीं थे, वो बाहर से आ रहे हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले आए हैं, आके स्टेब्लिश हुए, कहानी सुनाएंगे कि हमने पहले आके इस तरह से लेबर का काम किया, कोई वर्कर का काम किया, फिर धीरे धीरे हमने एक छोटी दुकान लगाई एंड देन विद द टाइम, क्योंकि चीजें चेंज हुई, आजाद हुआ भारत, भारत की इकोनॉमी बेटर हुई, तो उनकी कंडीशन भी बेटर हो, तो लोग माइग्रेट कर बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अच्छा, अर्बन माइग्रेशन तो वही हुआ, साथ में आपका प्लांटेशन माइग्रेशन भी हुआ। प्लांटेशन माइग्रेशन हुआ, प्लांटेशन वर्क कहाँ पे? आसाम की तरफ, मॉरिशस की तरफ, ठीक है, त्रिनियाद की तरफ, यहाँ पे लोग आपको प्लांटेशन वर्कर जॉब के सिलसिले में लगी, वही कॉफी और टी वगैरह की प्लांटेशन होती थी, वहां पे काम के सिलसिले में लोग जाने लगे। मैंने वही बताया, आपका जो स्केप था ना फ्रॉम द ऑपरेशन, यानी कि जो डोमिनेंसी थी आपके कास्ट को लेके, लोग उस चीज से परेशान थे, इसीलिए लोग माइग्रेट कर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ देखने को मिलेगा बच्चों कि
डिमांड की गई, किस चीज की डिमांड की गई भैया? डिमांड की जा रही है फॉर द इक्वलिटी एंड द जस्टिस। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आपका नॉन ब्राह्मण मूवमेंट ये शुरू हुआ लेट 19th सेंचुरी में, और मैंने वही बता दिया नॉन ब्राह्मण मूवमेंट यानी वही ब्राह्मणों के आगे, ठीक है। यानी लोग यहाँ पे यूनाइट होंगे और वो कहेंगे कि भैया जो ये ब्राह्मण्स हैं वो ही रीजन है सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो उनको किस तरीके से आप सेपरेट कर सकते, दैट इज उनको किस तरीके से रोका जाए। जैसे कि आपका सतनामी मूवमेंट यहाँ पे शुरू, फाउंडेड बाय द घसीदास, ठीक है, जो कि एक लेदर वर्कर है यानी कि चमड़े का काम करते हैं, और वो ये कहेंगे कि सोशल मतलब कि उनका ये मानना होगा कि जो वर्कर्स हैं, लेदर वर्कर्स हैं या जो बाकी लोग हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, ठीक है, समाज में जरूरत है। फिर जैसे हरिदास ठाकुर का नाम आता है, इन्होंने ईस्टर्न बंगाल में चैलेंज किया ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को, जो कि ये कहता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना जरूरी है। मतलब ब्राह्मण जो थे उनका ये कहना था कि सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना, वो नहीं कह रहे, उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है उसके अंदर मेंशन है कि क्यों सोसाइटी में आपका ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड कर। फिर आपका जैसे नाम आता है श्री नारायण गुरु का, इन्होंने बात करी कि अगर हमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, हमें यूनाइट होना, ठीक है। देन फिर आपका जैसे कि नाम आता है ज्योतिबा फुले का, ठीक है। ज्योतिबा फुले के बारे में बात हमने पहले भी, गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया था, महाराष्ट्र के अंदर स्कूल वगैरह स्टैब्लिश किए थे। इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया किस चीज को, कास्ट इनजस्टिस, और इन्होंने वही देखो मैंने कहा ना, ब्राह्मण्स एज आर्यंस आउटसाइडर हु ओरिजिनली मतलब कि हु सब हु डोमिनेंसिंग द ओरिजिनल इनहेबिट, ये कहना था इनका ज्योतिबा फुले। बाहर क्या है, वे लोग हैं आर्यंस हैं, और यहाँ आके लोगों को नहीं करे। तो मैंने कहा बेटो ये जो चीज है ना अब ये डिबेटेबल है। फिलहाल ये बुक में जो चीज मेंशन है, जिन्होंने जो कहा, मैं इसको कोट कर, अच्छा इन्होंने कहा कि गोल्डन एज, क्या था गोल्डन एज? इन्होंने कहा कि एक समय था जब इंडिया में जो लेबर्स थे, जो वर्कर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो काम करते थे और वो रूल करते थे, उस चीज को कहा गोल्डन एज। बोला बाद में आर्यंस में ब्राह्मण आ गए और फिर उन्होंने आके ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बना दिया और अपने आप को अपर कास्ट घोषित, तो उस चीज के खिलाफ इन्होंने आवाज, और इन्होंने कहा इसका एक ही तरीका है कि यूनाइट हो जाए, जितने भी शूद्र है और जो अति शूद्र है उनका यूनाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पे एक और आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना होगी जो कि फूले बाऊ करेंगे टू प्रमोट द कास्ट इक्वलिटी। इन्होंने एक बुक भी लिखी गुलामगिरी इन 1873, एग्जाम में आता है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1873 में लिखी गई किताब गुलामगिरी, गुलाम का मतलब स्लेव होता है, गुलामगिरी बेसिकली स्लेवरी। तो अमेरिका के अंदर स्लेवरी उस समय एग्जिस्ट करती थी और उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी, वहां पे आपको मूवमेंट वगैरह भी चले, ठीक है। तो वहां पे उनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने कहा जैसे अमेरिका में अगर स्लेवरी एबोलिश हो सकती है तो हमारे कंट्री में क्यों नहीं। हमारे कंट्री में स्लेवरी का इन्होंने अलग तरीका बताया कि किस तरह से कास्टिज्म के अंदर वो एक स्लेवरी ही है कि छोटे कास्ट के जो लोग हैं उनको एज ए स्लेव की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो ये चीज मेनली वही था कि जो सोशल कंसर्न था वो ये था कि जो अपर कास्ट के लोग, ठीक है, अपर कास्ट के लोग यानी कि ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। अच्छा इतना ही नहीं, अपर कास्ट की जो वुमेन है उनकी कंडीशन भी बेटर नहीं है, ठीक है, उनको भी बहुत सारे राइट्स नहीं मिले हुए हैं, तो उनके राइट्स के लिए बात की गई, लेबर्स के राइट के लिए, जो अनटचेबल कम्युनिटी है उनके राइट्स के लिए। तो मेनली स्पेशल कंसर्न ये था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं और जिनको ये चीज नहीं दी जा रही है, जिनको प्रेफरेंसेस नहीं दी जा रही है, उनको वो प्रेफरेंसेस दी जाए। अच्छा फिर मैंने आपको बताया कि मंदिरों में भी एंट्री बैन, भी रिसेंटली ही न्यूज में हमारे 2 टेम्पल रहे हैं, एक साउथ इंडिया केरला का एक टेम्पल है जहां पे वुमेन्स की एंट्री नहीं अलाउ होती, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, फिर वुमेन्स की एंट्री के बैन को वहां से हटाया गया। महाराष्ट्र में एक आपका शनि देव का मंदिर है, वहां पे भी एंट्री अलाउ नहीं थी, वहां पे भी एंट्री सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, आज भी एग्जिस्ट करती है। और पता है उसका रीजन क्या है? वहां पे जो प्रिस्ट वगैरह वर्क करते हैं उनका कहना है कि ये बैन हमने नहीं लगाया है, ये बैन हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक में कहा गया है, तो उसको वो आदेश की तरह मानते हैं। वो खैर वो क्या है वो एक अलग डिबेट, लेकिन उस समय तो टेम्पल में एंट्री वैसे ही नहीं होती थी जो लोअर कास्ट के लोग होते, कि जो प्रिस्ट पंडित वगैरह टेम्पलों में काम करते थे ना, वो लोगों को एंट्री नहीं देते, और अगर वो एंट्री करते थे तो वो कहते थे टेम्पल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इससे पानी दूषित होता। तो इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई किसने? नन अदर देन द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने 1927 में एक कास्ट को सपोर्ट किया, दैट इज द महार कास्ट, और फिर उन्होंने मूवमेंट शुरू किए, 3 मूवमेंट शुरू किए उन्होंने ड्यूरेशन 1927 टू 1935, जिसमें उन्होंने टेम्पल एंट्री के ऊपर काम किया।
कि जो लोग हैं इनको क्यों टेम्पल एंट्री जो बैन किया गया है वो बैन हटाया जाए और लोगों को वहां पे एंट्री कराया जाए। पर्पस फिर मैंने बताया, हाईलाइट द डीप रूटेड पावर ऑफ कास्ट प्रीजुडाइस इन द सोसाइटी, कि जो मकसद था वो मकसद बहुत साफ था कि जो प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका आता है तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, बताया मैंने आप ब्राह्मणों के खिलाफ उठाया गया। अब देखो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट बेसिकली यही था, इस मूवमेंट का मकसद ये था कि जो नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी है ना उनको अच्छी एजुकेशन दिया जाए, उनको अच्छा वेल्थ अच्छी इन्फ्लुएंस उनकी हो, सो दैट कि वो सोसाइटी में आवाज उठा सके अगेंस्ट ब्राह्मण। ठीक है, इसमें जैसे नाम आएगा आपका पेरियार का, ईवी रामास्वामी नायकर, साउथ से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस के ये हिस्से थे, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको इन्होंने छोड़ा क्योंकि इनका मानना था, इनका उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस के अंदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इसीलिए वहां से वो निकले और इन्होंने फिर मूवमेंट शुरू करी सेल्फ रिस्पेक्ट मूव, सेल्फ रिस्पेक्ट, उस मूवमेंट को इन्होंने प्रमोट किया। और इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि वी शुड प्रमोटेड द द्रविडियन कल्चर एंड रिजेक्ट ब्राह्मण रूल। ध्यान से मुझे, द्रविडियन कल्चर्स आपको साउथ इंडिया से, और इनका वही मानना था कि जो ब्राह्मण कल्चर है या ब्राह्मण रूल है, दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, दे आर द आर्यंस, जो कि बाहर से आए हैं, इसलिए उसको अपोज कीजिए, द्रविडियन कल्चर्स को फॉलो कीजिए। इन्होंने हिंदू टेक्स्ट को क्रिटिसाइज किया, जैसे कि इन्होंने मनुस्मृति को क्रिटिसाइज किया, भगवत गीता को क्रिटिसाइज किया, इवन इन्होंने रामायण को भी क्वेश्चन किया और कहा कि रामायण के अंदर जेंडर इनइक्वलिटी की बात। ठीक है, नो डाउट वो सीता जी का इंसिडेंट है जो इन्होंने उठाया, जब सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, उस पर इन्होंने क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है कि ये क्वेश्चन करना कितना उचित है कितना अनुचित, मैंने कहा वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग डिबेट है, अभी उस डिबेट में नहीं जाएंगे। बट इनका जो कंसर्न, इनका ये कहना था कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं ना, वो हिंदू टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं और हिंदू टेक्स्ट को यूज करते हैं फॉर सपोर्टिंग द कास्ट, जो कि नो डाउट गलत। कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक ना, मैं आपको सही बताऊं जितनी मेरी नॉलेज, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक आपको डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी की बात नहीं, रिलीजियस टेक्स्ट बुक सिर्फ आपको सिंपल पीस हार्मोनी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है, काइंडनेस की बात करता है। बट है वही बात है, जब आप टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से ना पढ़ो, अच्छी नॉलेज आपको ना हो, प्रॉपर तरीके से आप उसका मतलब ना समझो, तो आप उसको गलत तरीके से यूज। ठीक है, अच्छा अब बात ये थी कि जो पेरियार साहब का रिस्पॉन्स था, तो उस पर जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, ऑब्वियस सी बात है वो लोग सपोर्ट तो करोगे नहीं। जैसे कि उसमें नाम आता है आपको हिंदू ग्रुप लाइक सनातना धर्म सभा का नाम आता है, भरत धर्म महामंडल का नाम आता है, ब्राह्मण सभा का नाम आता है, जिन्होंने डिफेंड किया कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो जरूरी है क्योंकि उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ये बात, मैंने कहा ना वही, इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को सपोर्ट। तो ये था इस चैप्टर के बारे में बाबू, जो आप सबने समझ लिया अबाउट द वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। और मैंने शुरुआत में चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था ये चैप्टर सेंसिटिव है। अब आप लोग उस एज में पहुंच गए हो जहां पे आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि आज का जो हमारा समाज है, उस समाज को बनाने में कितने लोगों का हाथ रहा, क्या प्रॉब्लम थी सोसाइटी में जो लोग फेस करते थे, और किस तरीके से वहां से निकल के हम यहाँ तक पहुंचे। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ये अब आपका और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग एज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, अगर हमें सोसाइटी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना, तो हम भी उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हम भी उन लोगों को सपोर्ट करें जो खुद से पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर। सो आई होप आई गेस कि अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचे हो ना, तो आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब आपके फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अब वन शॉट आपका खत्म होने वाला है ना। इससे पहले हमने रैपिड रिवीजन किया, तो अब फाइनल एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हमने डिजाइन किए बहुत अच्छी आपके, समझ लो आप क्रैश कोर्स टाइप ऑफ सीरीज। और इसके साथ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगी, इसीलिए अगर आप नए हो, डू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक दैट बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिस ना करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए स्कैन करके, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि सारी अपडेट यूट्यूब से पहले कहाँ आती है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा।
आई विल डेफिनेटली कम टू यू विद द सॉल्यूशन, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपको मैथ्स में है एंजाइटी एंड प्रॉब्लम और आप जानना चाहते हो उसका क्या सॉल्यूशन है, तो यहाँ क्लिक करें, किसी के साथ शेयर भी करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।